चलिए, क्लियर है आप लोगों का? तैयार हो जाइए। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? ऑब्जेक्टिव है ने। चैप्टर नंबर क्या था? आवर इन्वायरमेंट, हमारा पर्यावरण। चलिए ठीक है, तो तैयार हो जाइए आप लोग। अरे यही सब है, आदमी निकाल के देते दुबड़ा जीते। ठीक है, क्लास रेडी हो चुका है, तो आप लोग बिल्कुल भी, मैंने कहे का मतलब है कि आपस में बात नहीं करिए। बाकी हमसे कोई भी दिक्कत हो तो बात करिए, ठीक है? नहीं समझ में आप पूछ लीजिएगा। तैयार रहिए। ऑब्जेक्टिव में आप लोग को आंसर बताना है, जोर से नहीं बताना है लेकिन आंसर बताना है, ठीक है? एगो हुआ चिल्ला करके आवाज़ देना, तो चिल्ला करके आवाज़ नहीं देना है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं। चैप्टर का नाम है हमारा पर्यावरण, यानी आवर इन्वायरमेंट। आवर इन्वायरमेंट जिसे कहते हैं हमारा पर्यावरण, हमारा पर्यावरण। और इसका जितने भी टॉप ऑब्जेक्टिव है वो सभी ऑब्जेक्टिव अभी आपके क्लास में हम करने जा रहे हैं। तो चलिए आप लोग तैयार रहिए और आप भी इसके साथ तैयार रहिए। थोड़ा सा ज़रूरत पड़ने पर हम आपकी मदद करते रहेंगे बीच बीच में, है कि नहीं? चलिए, देखे में ठीक सुंदर लग रहे हैं ना? पसंद उसंद तो हो ही जाएंगे। अच्छा ठीक है, आराम से। सबसे पहला सवाल कहता है निम्नलिखित में आप किसे उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? सुनिएगा ध्यान से, उपभोक्ता की श्रेणी में बोला है। सबसे पहला ऑप्शन है हरे पौधे, हरे पौधे। दूसरा ऑप्शन है नील हरित शैवाल, नील हरित शैवाल। और तीसरा ऑप्शन है जंगली जानवर, जंगली जानवर। और चौथा ऑप्शन है फूल और पत्ते, फूल और पत्ते। तो इसमें कह रहा है कि आप किसे उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? उपभोक्ता की श्रेणी में आप किसे रखेंगे? मुंह खोल सकते हैं, खाली जोर से नहीं खोलना है, आवाज़ दे सकते हैं। क्या आंसर है आप लोग का? वेरी गुड, बहुत अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, एक गलती हम कहेंगे कि गलत, क्लास में राहुल भी गलती करता है। अब देखिए, हम आप लोगों को समझा दिए कि अगर आप लोग हल्ला करते हैं तो दिक्कत भी आप ही लोग को होगा, क्योंकि रिकॉर्डेड क्लास है, तो रिकॉर्डेड क्लास में दिक्कत होगा। दूसरी बात यह है भी, अगर मान लो कोई एक बच्चा गलती कर रहा है तो आप उसे नहीं समझाइए, क्योंकि उससे डबल हल्ला होता है। आया बात समझ में? हम क्लास में काफ़ी है। अभी यहाँ पर पुष्पा तैयार है, ठीक है? चलिए, तो आप लोग का आंसर क्या होगा? जंगली जानवर। बहुत अच्छा सवाल का जवाब मिला। उपभोक्ता का मतलब है जो पेड़ पौधा पर आश्रित होता है ना, यानी उत्पादक पर आश्रित रहता है, उसे उपभोक्ता कहते हैं। तो देखिए, ये तो खुद उत्पादक है, ये भी उत्पादक है और ये भी उत्पादक है। तो भैया उपभोक्ता की श्रेणी में एक ही को नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? तो हमारा आंसर हो गया 3। चलिए, क्लियर है? 2 में कहता है ओजोन के अणु में, ठीक है? ओजोन का नाम तो सुने ही हैं आप लोग। ओजोन के अणु में पूछा है कि ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन में है 1, 2, 3, 4। बताइए कितने? 3। वेरी गुड। ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के 3 परमाणु होते हैं। मैंने लिखाया था O3। ओजोन का परमाणु को O3 से सूचित किया जाता है, और इसीलिए ऑक्सीजन के कितने परमाणु हुए? 3 परमाणु। तो आप लोग का सही आंसर कितना हो जाएगा? 3। ठीक है, वेरी गुड। तीसरा नंबर का सवाल है कि निम्नलिखित में कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। आहार श्रृंखला का माने आप लोग नहीं सुधरिएगा, है न?
किताब फाड़ के बाहर फेंक देंगे, उसके बाद आप लोग बतियाते रहिएगा। मैंने बोला कि आपको और पर्सनली हमसे बात करना है, आपस में नहीं बात करने बोले थे। हम तब से देख रहे ये उसका वाला, वो उसका वाला, उसका वाला, क्या ये सब नाटक है? गजब आदमी हो यार, कुत्ता भी इतना देर में समझ जाएगा। मजाक समझ में आ रहा है, हम कह रहे थे आवाज पूछ रहे आंसर बताओ, आंसर बताओ, तो इस पर ध्यान नहीं है। किताब छीन लो, किताब। बकलोल कहीं का, पैदाइशी बकलोल है सब की। इतना क्लास में टीचर समझाएगा? हाँ चलो ध्यान दो। तो कह रहा आहार श्रृंखला का निर्माण, है ना, आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। तो आप लोग बताइए कौन है जो आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। आपके सामने ऑप्शन दे रहे हैं। पहला ऑप्शन है घास, गेहूं, उसके बाद है आम। दूसरा ऑप्शन है घास, बकरी, मानव। तीसरा ऑप्शन है बकरी, गाय, हाथी। चौथा ऑप्शन है घास, मछली और बकरी। बस आराम से समझिए, आहार श्रृंखला का मतलब है कि जो एक पर एक आश्रित होता है, एक पर एक आश्रित होता है तो उसे हम कहते हैं आहार श्रृंखला का निर्माण कर रहा है। अब यहीं देख लीजिए, घास को गेहूं नहीं खाता है, तो ये तो पहली गलत हो गया। दूसरा बात है घास को बकरी खाता है, अब बकरी को मानव खाता है, 100% सही आंसर। बकरी को गाय कभी नहीं खा सकता है, गलत है। और घास को मछली कभी नहीं खाता है, यह गलत है। अब दूसरी बात ये भी है कि अगर मछली खा भी लेता है कोई कोई पानी वाला, लेकिन बकरी मछली नहीं खाता है, तो गलत हुआ। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी, यानी 2। ठीक है, घास, बकरी और मानव जो है आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। वेरी गुड। चौथा नंबर का सवाल है आप लोग के पास। कहता है निम्नलिखित में कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है? भूमिगत जल का उदाहरण बताना है आप लोगों को। भूमिगत जल का उदाहरण कौन है? भूमिगत जल का उदाहरण, पहला ऑप्शन है नदी, दूसरा ऑप्शन है कुआं, तीसरा ऑप्शन है तालाब और चौथा ऑप्शन है समुद्र। बताइए आप लोग आंसर क्या होगा? कुआं। जो भूमिगत जल है, भूमिगत जल का मतलब भूमि से रिस कर जल आता है, तो नदी में भी भूमि से रिस कर जल आता है, कुआं में, तालाब में, समुद्र में। समुद्र तो कभी नहीं होगा, तालाब कभी नहीं होगा और नदी कभी नहीं होगा। सबसे बेस्ट उदाहरण कुआं ही है, सबसे बेस्ट उदाहरण कुआं ही है जिसमें भूमिगत जल रहता है। ठीक है, नदी तो कभी कभार सूख जाता है, कुआं कभी सूखते नहीं, जल्दी देखे होंगे। ठीक है, वो जितना गहरा जाइए भूमि से जल उतना ज़्यादा रिश्ते रहता है। क्लियर है? वेरी गुड। पांचवा हमारा सवाल है निम्नलिखित में कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ, अपघटित होने वाला पदार्थ है। अब आप लोग को बताना है कि अपघटित होने वाला पदार्थ कौन है। सबसे पहला ऑप्शन देखिए, कहता है सूखे घास और पत्ते। दूसरा है पॉलीथीन बैग। तीसरा ऑप्शन है रबड़ और चौथा ऑप्शन है प्लास्टिक। तो आप लोग मुझे बताइए कि जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ इनमें से कौन है?
तो देखिए जो सूखा घास है और पत्ता है एकमात्र ऐसा है जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा, सड़ जाएगा, गल जाएगा, लेकिन पॉलीथीन बैग नहीं गलेगा, रबड़ नहीं और प्लास्टिक नहीं। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक। क्लियर है यहाँ तक? चलिए इसके बाद हम लोग और आगे बढ़ते हैं, अभी जगह है हमारा स्क्रीन पर। छठा सवाल, किसी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का ग्रहण करने वाले होते हैं। किसी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा को ग्रहण करने वाले होते हैं। बताइए किसी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा को ग्रहण करने वाले कौन होते हैं? ऑप्शन दे रहे हैं। पहला ऑप्शन देख लेते हैं, दिख रहा है ना, एकदम सटीक दिख रहा है। उत्पादक, पहला ऑप्शन है उत्पादक। दूसरा ऑप्शन है उपभोक्ता। वो तीसरा ऑप्शन है अपघटनकर्ता। और एक लास्ट चौथा ऑप्शन है सूक्ष्म जीव। तो बताइए किसी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा को ग्रहण करने वाले होते हैं, कौन होते हैं ऊर्जा को? तो देखिए ऊर्जा को जो ग्रहण करता है वो केवल पेड़ पौधा ग्रहण करता है, आपको भी पता है। तो इसीलिए पेड़ पौधा किस किस श्रेणी में आता है? उत्पादक की श्रेणी में आता है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा उत्पादक। क्लियर है? उत्पादक किसको कहते हैं? पेड़ पौधा को। क्लियर है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। 7वां नंबर का सवाल कहता है निम्नलिखित में कौन उत्पादक है? आप लोग बताइएगा उत्पादक कौन है। उदाहरण दे रहे हैं ऑप्शन नंबर 1। पहला ऑप्शन है सर्प, दूसरा ऑप्शन है मेंढक, तीसरा ऑप्शन है ग्रास हॉपर और चौथा ऑप्शन है घास। तो आप लोग बताइए कि उत्पादक कौन है? तो सिंपल सा बात है, घास, पेड़ पौधा ये सब उत्पादक। इतना इजी अगर एग्ज़ाम में आ जाए या ये सब आ जाए तो छोड़ के आइएगा कि नहीं? वो तो हमको पता है। टिक लगा दीजिएगा, कंफर्म मार दीजिएगा, वो रिजल्ट बताएगा। अभी बोलने से नहीं होता है कि नहीं? रिजल्ट आने दीजिए, क्योंकि अभी चल रहा है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी तक वेट करिए। फरवरी में एग्ज़ाम और मार्च में रिजल्ट। चलिए 8वां नंबर का सवाल। ज़्यादा नहीं टना जाता है, कभी कभी टना भी सकता है। अच्छा ठीक है, 8वां नंबर का सवाल कहता है मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में तृतीय उपभोक्ता कौन है? तृतीय उपभोक्ता जो है पूछा है वो कौन है? ऑप्शन नंबर 1 हरा पौधा, दूसरा है मेंढक, तीसरा है ग्रास हॉपर और चौथा है सर्प। तो बताइए मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में तृतीय उपभोक्ता कौन होगा? सर्प इसका राइट आंसर कैसे है? देखिए हाँ आप लोग का आंसर सही है, सर्प होगा। क्यों बोला? तृतीय उपभोक्ता तीसरा कैटेगरी में आता है। सोचिए घास हो गया उत्पादक, घास को खाने वाला मेंढक खाता है घास? नहीं खाता है। में कीटाणु खाता है, जीवाणु कीटाणु खाता है प्रथम उपभोक्ता, और उसको खाता है मेंढक द्वितीय उपभोक्ता, और मेंढक को खाता है सर्प तृतीय उपभोक्ता। क्लियर है? तो कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना? चलिए मिटा देते हैं। वेरी गुड, 8 तक हुआ। इहो तो लगता है लहंगा से कम नहीं है। उठा के एने करो, उठा के एने करो।
लगिए रहो है नहीं आगे बुआ। हाँ 9वां नंबर के सवाल इधर से लिखते चल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 एक कहने उलट लेते हैं जितना परेशान है ना। अब सही है ना, अब थोड़ा कम परेशान करेगा। चलिए बाबू 9वां नंबर का सवाल देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 वन पारिस्थितिक तंत्र में वन पारिस्थितिक तंत्र में हिरन जो है हिरन, तो आप लोग बताइए हिरन होते हैं, हिरन क्या है? पहला ऑप्शन है उत्पादक, दूसरा ऑप्शन है प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता, तीसरा ऑप्शन है द्वितीयक उपभोक्ता और चौथा ऑप्शन है तृतीयक उपभोक्ता। तो जल्दी से बताइए हिरन कैमा उपभोक्ता है? क्योंकि एक बात तो कंफर्म है कि उत्पादक नहीं होगा, है कि नहीं? तो उत्पादक जो है ये हो गया उत्पादक, उत्पादक हो गया। इसके बाद जो है वो उत्पादक को खाता है, सीधे सीधे हिरन खाता है ना, तो सीधे सीधे बोल दो हिरन खाता है। हिरन को बाघ या शेर खाता है, तो शेर हो गया ये सब उच्च वाला ना। चलिए बढ़े आगे। तो हिरन कैमा उपभोक्ता है? प्राथमिक उपभोक्ता। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 कहता है निम्नलिखित में कौन एक जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है? जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है, तो आप लोग बताइए जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ कौन है? पहला ऑप्शन, दूसरा, तीसरा और चौथा। पहला है डीडीटी, दूसरा है कागज और तीसरा है वाहित मलजल, वाहित मालजल नहीं मलजल है, और चौथा है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। बताइए सही आंसर क्या होगा? कहता है कि जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ कौन है? तो जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ डीडीटी। डीडीटी का मतलब क्या होता है? डाइक्लोरो डाइफेनाइल एथेन, यही ना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 के बाद 11 नंबर का सवाल कहता है कूड़े कचरे को एक जगह एकत्र कर, कूड़े कचरे को एक जगह एकत्र कर, एक जगह एकत्र कर उनका वैज्ञानिक तरीके से, उनका वैज्ञानिक तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से निपटारा करना, निपटारा करना कहलाता है। तो आप ही लोग बता दीजिए कि क्या कहलाता है। पहला ऑप्शन है पुनः चक्रण, दूसरा ऑप्शन है कचरा प्रबंधन, कचरा प्रबंधन, तीसरा ऑप्शन है जैव आवर्धन और चौथा ऑप्शन है जैव तकनीक। तो आप ही लोग बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए कूड़े कचरे को एक जगह से उठा करके जो है कहीं पर माने एकत्र करते हैं, तो वैज्ञानिक तरीके से उसका निपटारा करना क्या कहलाता है? तो कचरा प्रबंधन कहलाता है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। चलिए वेरी गुड। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 12। ओजोन परत पाया जाता है, ओजोन परत पाया जाता है,
चलिए, ओजोन परत कहाँ पाया जाता है? पहला है वायुमंडल के निचले सतह में, निचले सतह में। दूसरा है वायुमंडल के ऊपरी सतह में। तीसरा है वायुमंडल के मध्य सतह में। और चौथा है इनमें से कोई नहीं। बताइए। वेरी गुड। ओजोन परत जो है वो वायुमंडल का तीसरा लेयर है। तीसरा का मतलब हो बीच में होगा कि नीचे होगा? बीच में होगा, मध्य सतह में। और आप लोग क्या मारे थे? ऊपरी सतह में, यही ना मारे थे, जो गलत है। देखिए, ओजोन परत पूछ रहा है तो ये हो गया पहला क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ओजोन मंडल, आयन मंडल, बाह्य मंडल। तो ये पहला परत, दूसरा परत, तीसरा परत, चौथा और ये है पांचवा। ये तीसरा ओजोन मंडल है, तो ये मध्य में है कि ऊपरी में है? आप ही बताइए। मध्य में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 12। ओजोन परत जो है वायुमंडल के मध्य वाला सतह में है, मध्य सतह में। ठीक है। 12 के बाद 13। चलिए, 13 नंबर का सवाल। सही आहार श्रृंखला है, सही आहार श्रृंखला है। आप लोग बताइए सही आहार श्रृंखला कौन है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहला कहता है घास, बकरी, शेर। घास, बकरी, शेर। दूसरा कहता है, नहीं गलत लिख दिए ने, चिड़िया, सांप, घास था। चिड़िया, सांप, घास। दूसरा है मछली, घास, गाय। तीसरा है बकरी, घास, हिरन। और उसके बाद है घास, हिरन, शेर। तो बताइए इसमें सही आंसर क्या होगा? पहली बात, सही आहार श्रृंखला, नॉर्मल दिमाग लगाइए। देखिए, चिड़िया को सांप खाता है। आप बताइए चिड़िया को सांप खाते देखे हैं? चिड़िया नहीं, चिड़िया सांप को खाते देखे हैं? क्या बोल रही है? ऐसे कंफ्यूज, ऐसे बोलेंगे सांप को चिड़िया खाते हुए देखे हैं? नहीं, ये गलत है। घास को मछली खाते हुए देखे हैं? नहीं, गलत है। घास को बकरी खाते हुए देखे हैं? नहीं, गलत है। सही क्या होगा? चौथा। आप जानते हैं हिरन को घास खाते हुए देखे हैं और शेर को हिरन खाते हुए देखे हैं। सही है। तो 4 नंबर इसका सही है। क्लियर है? करना बड़ी धार लेते हैं से। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक सही है। 13। अरे आहार श्रृंखला से सवाल छूट जाएगा तो बेकार है, क्योंकि इतना मस्त तरीके से पढ़ा दिए क्लास में कि बता नहीं सकते हैं। 14 कहता है जलीय आहार श्रृंखला कौन है? देखिए, जलीय आहार श्रृंखला पूछा है, जलीय आहार श्रृंखला है। अब आप लोग बताइए जलीय आहार श्रृंखला कौन है? ऑप्शन दे रहे हैं, सबसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहला ऑप्शन में है घास, बकरी, शेर। घास, बकरी, शेर। के नकस बोला रे? शैवाल, जलीय कीट। और तीसरा नंबर में इसी में है मछली। उसके बाद तीसरा ऑप्शन है घास, जलीय कीट। उसके बाद कहता है, इसके बाद आएगा मछली, और इसके बाद आता है मनुष्य। इसके बाद चौथा ऑप्शन है घास, मछली और मनुष्य। जल्दी से बताओ इसमें सही आंसर क्या होगा? जलीय आहार श्रृंखला की बात है जो जल में होता है। तो आप लोग जानते ही हैं कि देखिए, बकरी को हम घास देखे खाते हैं, शेर को बकरी भी खाते देखे, लेकिन एक बात है कि सब जल में नहीं होता है। गलत हो गया। शैवाल
जलीय कीट को खाते हुए देखे हैं, अब मछली को जलीय कीट खाते हुए देखे हैं, तो सही कौन हो गया? 2 नंबर। बाकी की ज़रूरत नहीं है काटने छाटने से, जब पहले ही आंसर मिल गया। काट सकते हो, जलीय कीट को घास खाते हुए, मछली को जलीय कीट खाते हुए, और मनुष्य को मछली। तो मनुष्य राम गलती से जोड़ दिया, मनुष्य जल में नहीं न रहता है, तो मनुष्य में जल में नहीं रहता है, तो हम कह सकते हैं कि ये वाला और ये दोनों तो ऐसे ही गलत है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है? बढ़ा दे आगे। हाँ, तो ये हो गया 14 नंबर का सवाल। आइए 15 नंबर में। समझ आ रहा है ना सबको? कोई दिक्कत नहीं ना किसी को? देखिए, अगर नहीं मज़ा आ रहा है तो कोका कोला मंगा के पिलाओ, हम सबको मज़ा आ जाएगा। इनका तो दम चेहरा पर लगो 12 बजल रहो है। काहे बुआ बड़े उदास रहते हैं? देखिए, मुस्कुराइए। जानते हैं, एक चीज़ हमेशा याद रखिए, शायरी नहीं, हम जो बोल रहे हैं उसी का आप कर सकते हैं। हमेशा ध्यान रखिए, लड़की लोग जितना ज़्यादा मुस्कुराती है ने, उसका चेहरा उतना ज़्यादा खिलता है और उतना अच्छा रहता है। लेकिन लड़कों के लिए खतरों का संकेत है कि लड़कियों का मुस्कुराना एक अदा है, लड़कियों का मुस्कुराना एक अदा है, और जो लड़का इसको प्यार समझे वो 1 नंबर का गधा है। ठीक है, बात सही है, लेकिन मुस्कुराते रहिए, कभी भी रहिए मुस्कुराते। मुस्कुराने से पता है, अगर आपके फैमिली आपको देखते हैं नाराज़ भी रहेंगे तो खुश हो जाएंगे। हम कभी गुस्सा में रहेंगे, क्लास में इतना मुस्कुराइएगा तो हम खुश हो जाएंगे। मारने के बजाय डंडा लेके ज़रूर जाएंगे, लेकिन वापस आ जाएंगे। तो इसीलिए कहते हैं क्लास में, जानते हैं, कभी भी उदास नहीं रहिए। खुश देखेंगे आप लोगों को बुआ, हम एक ही बात सोचेंगे, इतना खिलल फूल के अब मुरझा देंगे तो गड़बड़ा जाएगा ना। क्योंकि आप मेरे लिए एक फूल की तरह हैं, इसे तोड़ भी नहीं सकते और छोड़ भी नहीं सकते। अगर तोड़ दिया तो मुरझा जाएगा और छोड़ दिया तो कोई और ले जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। 51 नंबर हो गया, 14 नंबर, 15 नंबर का सवाल देखिए बुआ। कहता है, कौन पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाते हैं? कौन पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाते हैं? कौन पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाते हैं? पहला ऑप्शन है बाजार जाते समय। ऐसे बोल देते हैं, ज़्यादा लंबा हो जाता है, ये लंबा थोड़ा सा है। कहता है कि पर्यावरण मित्र कौन है, थोड़ा आप ही बताइए। कहता है बाजार जाते समय सामान के लिए कपड़े का थैला ले जाना, यानी जब बाजार जाते हैं तो अपने सामान को लाने के लिए कपड़े का थैला ले जाना, क्या ये पर्यावरण मित्र का व्यवहार है? अगर है तो हाँ बोलिए। दूसरा कहता है कार्य समाप्त हो जाने पर लाइट और पंखों का स्विच बंद कर देना, क्या ये पर्यावरण मित्र का काम है? भेड़िया काम है। पर्यावरण मित्र लाइट पंखा काम करेगा। लाइट और पंखा को पर्यावरण मित्र से क्या मतलब है भाई? सब में हाँ, गायों में हाँ, भैंसियों में हाँ। तीसरा कहता है, हला नहीं करिए। तीसरा कहता है माँ द्वारा स्कूटर से विद्यालय छोड़ने के बजाय तुम्हारा विद्यालय तक पैदल जाना। मतलब मम्मी जो है स्कूटर से विद्यालय छोड़ते हैं ना, तो छोड़ने के बजाय स्कूल खुद से पैदल जाना, क्या यह पर्यावरण मित्र का व्यवहार है? इसमें एक की गो है, ये है। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा कि बाज़ार जब जाते हैं ना सामान लाने के लिए, तो घर से कपड़ा का थैला बना कर ले जाइए। प्लास्टिक मत मांगिए। हम लोग ये करते हैं, एक पर नहीं दो को मांग लेते हैं, इससे पर्यावरण को नुकसान होता है। पर्यावरण को क्या होता है? नुकसान होता है। तुमको पता है ना, प्लास्टिक वगैरह गलता नहीं है, तब पर्यावरण को क्षति होगा कि फायदा? क्षति होगा। इसीलिए कपड़े का थैला हमेशा प्रयोग करिए। आज से प्लास्टिक बंद। वैसे प्लास्टिक पर बैन लगा हुआ है, लेकिन फिर भी मार्केट में चला रहा है। क्लियर है? तो इतना लंबा नहीं लिखने की ज़रूरत है। आइए बढ़ते हैं। 16, ओ आवाज़ नहीं बुआ। 16
कहता है कौन से समूहों में जैव अम्लीकरणीय पदार्थ है? कौन से समूहों में जैव निम्नीकरणीय जैव न है, जैव अनिम्नीकरणीय है, ठीक है, अनिम्नीकरणीय पदार्थ है। आपसे पूछा है कि कौन सा समूह में जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है। तो देखिए पहला ऑप्शन है घास, फिर कहता है पुष्प और कहता है चमड़ा। दूसरा ऑप्शन है घास, लकड़ी और कहता है तथा प्लास्टिक, आवाज़ नहीं। तीसरा ऑप्शन है फलों के छिलके, केक एवं नींबू का रस। और उसके बाद चौथा है केक, लकड़ी और कहता है घास। तो बताइए बुआ, इस चारों में जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ कौन है? वेरी गुड, जैविक भी है और अनिम्नीकरणीय भी है। तो देखिए घास तो जैविक है ही है, पुष्प भी जैविक है, लेकिन चमड़ा मानव का है भैया, मानव या जानवर कोई भी हो, मैंने कहिए तो एक तरह से क्या बोलते हैं, अरे भाई मानव का देने केकरो चमड़ा है, छोड़ो नम्र के मतलब। तो ये जैव अनिम्नीकरणीय नहीं ना हुआ। घास, लकड़ी अब प्लास्टिक, गलती से प्लास्टिक घुसा के बहुत बड़ा गलती कर दिया है, तो हम तो ऐसे काट देंगे और ऐसे काट देंगे। आप लोग तो आगे फलों के छिलके, केक का नींबू का रस, ये तो सही दिख रहा है, जैव भी है, अनिम्नीकरण मतलब नहीं गलना चाहिए, गलना नहीं चाहिए, अनिम्नीकरणीय। केक, लकड़ी और घास ये सब तो गल जाएगा, इहो गल जाएगा, एरा में प्लास्टिक भी नहीं जने घसेगा। अच्छा सही आंसर ये होगा न, हाँ दो ये सही हो जाएगा, घास, लकड़ी और प्लास्टिक। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए कितना नंबर हो गया? 16। 17 इधर थोड़ा बड़ा बड़ा ऑब्जेक्टिव है इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। मनुष्य और तिलचट्टा, मनुष्य और तिलचट्टा, मनुष्य और तिलचट्टा किस श्रेणी के जंतु है? बताइए किस श्रेणी के जंतु है? मनुष्य और तिलचट्टा किस श्रेणी के जंतु है? पहला ऑप्शन में है शाकाहारी, दूसरा ऑप्शन में है मांसाहारी, तीसरा ऑप्शन में है मृतजीवी और एक लास्ट चौथा ऑप्शन में है सर्वाहारी। तो आप लोग जल्दी से बताइए मनुष्य और तिलचट्टा किस श्रेणी के जंतु हैं? हर कोई मार देगा सर्वाहारी, है कि नहीं? मनुष्य जो है सर्वाहारी। कुछ मनुष्य शाकाहारी होते हैं, कुछ मनुष्य जो 100 गो नहीं 1000 में एकागो मिलेंगे, है कि नहीं? चलिए उसमें से एगो हम ही है ये। 17 के बाद 18, ओके आवाज़ नहीं। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। ऑप्शन में है एक दिशीय, दूसरा है द्विदिशीय और तीसरा है बहुदिशीय और चौथा है किसी भी दिशा में। तो जल्दी से आप लोग बता दीजिए कि इसका सही आंसर क्या होगा। स्केच लाइए तो। हाँ बताइए क्या होगा इसका आंसर। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशा में होता है, तो ये क्या हो जाएगा? एक दिशीय। क्लियर है, वेरी गुड।
अगला बुआ 19 नंबर का सवाल कहता है निम्नलिखित में से आप उपभोक्ता की श्रेणी में किसको रखिएगा, जल्दी से बता दीजिए। पहला ऑप्शन है हरा पौधा, दूसरा ऑप्शन है नील हरित शैवाल, तीसरा ऑप्शन है जंगली जानवर और चौथा ऑप्शन है फूल और पत्ते। फूल और पत्ते बताइए उपभोक्ता की श्रेणी में किसको रखिएगा। तो उपभोक्ता मतलब जो कहे का मतलब है कि उत्पादक को खाता है। तो हरा पौधा खुद उत्पादक है तो नहीं होगा उपभोक्ता, ये खुद उत्पादक है। अब फूल और पत्ता भी उत्पादक है, इसमें एक गो है, ये है जंगली जानवर जो उपभोक्ता है। बोलो क्लियर है, वेरी गुड। कै तक हो गया, 19 तक हो गया। इसके बाद थोड़ा सा फास्ट कर देते हैं, थोड़ा सा फास्ट। अब लिखेंगे नहीं, आंसर आप लोगों को बुक से देख के बताना है, हमारा स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखने लगेगा अब, ठीक है। तो ये हो गया 19 तक। तब आप लोग बताइए 20 नंबर का क्वेश्चन का आंसर आप लोग का स्क्रीन पर है। पहला सवाल पढ़ लेते हैं। स्क्रीन पर कब दिखेगा, जब ये वीडियो पब्लिक किया जाएगा। ओजोन परत की अवक्षय के लिए मुख्य रूप से कौन जिम्मेदार है। तो आप लोग बताइए इसका आंसर। 4 ऑप्शन है CO2, SO2, CFC, NO2। वेरी गुड। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी ओजोन परत की अवक्षय के लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिम्मेदार है। चलिए वेरी गुड। 21 नंबर, शुरुआत से ऐसे करते तो और जल्दी हो जाता, पर हमारा दिमाग को कुत्ता ले गया था। 21 नंबर अब दे दिया। अगला, ओजोन परत की क्षति का मुख्य कारण क्या है। तो देखिए पहला ऑप्शन है क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, दूसरा है कार्बन और तीसरा ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड और चौथा इनमें से कोई नहीं। अभी बताए क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओजोन परत के लिए जो है मुख्य क्षति का कारण CFC है। समझ आ रहा है। हाँ 22 में पहले हम लोग को पढ़ने दीजिए हमको, उसके बाद आंसर बताइए। आप लोग थोड़ा उबियाहा टाइप के बच्चा हैं, बर्दाश्त नाम का चीज़ नहीं है, ठीक है। हम समझ रहे हैं। देखिए 22 कहता है अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार, ओए हल्ला नहीं करना। अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार क्यों दिया जाता है। अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार क्यों दिया जाता है। पहला ऑप्शन है जीव संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवा के लिए, दूसरा ऑप्शन है उत्पादक के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवा के लिए, तीसरा ऑप्शन है उपभोक्ता के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवा के लिए और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। क्या होगा। एक बार में एक ही जवाब दीजिए, एक बच्चा 3-4 जवाब नहीं दीजिए, हम कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। ठीक है, जीव संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवा के लिए सही है। 22 के बाद 23 कहता है अपघटक का उदाहरण कौन है। 4 ऑप्शन है कवक, गाय, बाघ, घास। तो बताइए इनमें से कवक का उदाहरण कौन होगा। वेरी गुड। इसमें कवक जो है ना वो अपघटक का उदाहरण है। अच्छा 24 में कहता है प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। पहला ऑप्शन है शाकाहारी, दूसरा है मांसाहारी, तीसरा है सर्वाहारी और चौथा है अपघटक। तो बताइए प्राथमिक उपभोक्ता कौन होता है। शाकाहारी। सबसे पहला शाकाहारी ना होगा रे, घास को जो खाता है वो पहला उपभोक्ता हो गया, तो घास को जो खाता है वो शाकाहारी नहीं कहलाता है। 25 नंबर, निम्नलिखित में कौन एक कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है। पहला ऑप्शन जंगल, दूसरा झील, तीसरा जल जीवशाला, चौथा रेगिस्तान। जल जीवशाला ये कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है, मतलब मानव ने इसे बनाया है। समझ गया। जल जीवशाला मानव का ही होता है ना, मानव ने बनाया, याद रह जाएगा। मैदानी पारिस्थितिक तंत्र 26 नंबर सवाल।
मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में तृतीयक उपभोक्ता कौन होगा? पहला हरा पौधा, दूसरा मेंढक, तीसरा ग्रास हॉपर, चौथा सर्प। सर्प होगा क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ है, तीसरा उपभोक्ता पूछा है। तो घास को खाता है कीट, कीट को खाता है मेढक, मेढक हो गया दूसरा, मेढक को खाता है सांप तीसरा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन एक आहार श्रृंखला बनाते हैं? पहला ऑप्शन है घास, मछली, मेंढक, दूसरा शैवाल, घास, ग्रास हॉपर, तीसरा घास, बकरी तथा मनुष्य और चौथा है गेहूं, आम तथा मनुष्य। तो ध्यान दीजिए, घास, मछली या मेढक गलत होगा क्योंकि मछली घास नहीं खाता है और खैबो करता है तो गलत है ना। मेढक घास, मेढक मछली नहीं खाता है कि खाता है, मछली नहीं खाता है। अच्छा अगला शैवाल, घास, ग्रास हॉपर, तो ये होने होगा घास, बकरी, मनुष्य, ये हो जाएगा क्योंकि जानते हैं ना बकरी घास खाता है, मनुष्य बकरी को खाता है। ठीक है। 28 नंबर बताइए, 28 नंबर का सवाल, एक स्थानीय परितंत्र में हरे पौधों की पत्तियों, स्थलीय है, मिस्टेक से गलती पढ़ देते हैं। एक स्थलीय परितंत्र में हरे पौधों की पत्तियों द्वारा प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा का लगभग कितना प्रतिशत खाद्य ऊर्जा में रूपांतरण होता है? कितना प्रतिशत? तो देखिए 10% जो है वो सौर ऊर्जा का जो है ये कहने सौर ऊर्जा का 10% जो है वो खाद में बदल जाता है। यानी जो सौर ऊर्जा आता है ना उसका मात्र 10% वो खाद ऊर्जा में बदल जाता है। 29 नंबर बताइए, यूनाइटेड नेशन ऑफ इन्वायरमेंट प्रोग्राम का शॉर्टकट यानी संक्षिप्त रूप क्या होगा? UNOEP, UNOEP। अगला है मानव, किसी मानव निर्मित परितंत्र का नाम बताइए, कौन है? मानव जिस परितंत्र को मानव ने निर्मित किया है, तो नदी जो है वो मानव के द्वारा रचा हुआ है। ठीक है। अगला, नील हरित शैवाल किस पोषी स्तर से संबंधित है? उत्पादक, उपभोक्ता, दोनों, इनमें से कोई नहीं। हाँ, नील हरित शैवाल उत्पादक नहीं बुआ। कथी कहा है? अच्छा ठीक, 32 पहले है 32। एक सर्वाहारी जीव है, आवाज़ नहीं, एक सर्वाहारी जीव है, बताइए इसमें सर्वाहारी जीव कौन है? बाघ, कुत्ता, गाय, सभे। कुत्ता होगा जो सब है सर्वाहारी है। चलिए 33, बगीचा तथा खेत किस प्रकार के पारितंत्र है? बगीचा तथा खेत किस प्रकार के पारितंत्र है? तो प्राकृतिक, मानव निर्मित, जलीय, इनमें से कोई नहीं, मानव निर्मित। 34, खाए गए भोजन की मात्रा का लगभग कितना प्रतिशत जैव द्रव्यमान में बदल जाता है? अभी ना बताया कि जो एनर्जी सूर्य से मिलता है 10%, उसका 10% खाद्य ऊर्जा में बदलता है। अगला, वायुमंडल के ऊपरी सतह पर ओजोन का कार्य, कौन ओजोन का कार्य है? क्या कार्य है बताइए? तब परावैंगनिक किरणों का अवशोषण। ठीक है, जो परावैंगनिक किरण सूर्य से आता है उसको वो सोख लेता है, नीचे आने नहीं देता है, हम लोगों को सुरक्षा प्रदान करता है। आपको वीडियो में बतेबे किए हैं कि परावैंगनिक किरणों से कितना नुकसान है। 36, वायुमंडल के उच्चतर स्तर पर एक विशेष विकिरण के प्रभाव से ऑक्सीजन के अणुओं से ओजोन बनती है, तो बताइए वह विकिरण क्या है? वेरी गुड, वह विकिरण परावैंगनी है। ठीक है। अगला 37 नंबर, वातावरण में ओजोन की मात्रा में गिरावट लेने वाला मुख्य कारक क्या है? तो वातावरण में ओजोन की मात्रा में जो मुख्य गिरावट है वो CFC की वजह से है ना। CFC का फुल फॉर्म क्या होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। 38, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण
कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न राष्ट्रों के बीच यह सर्वानुमति बनी कि सीएफसी के उत्पादन को 1986 के क्या बोलते हैं 1986 के स्तर पर ही सीमित रखा जाए। यह सर्वानुमति किस वर्ष बनी थी? 86 के बाद 87 में। अच्छा अगला लास्ट, अच्छा एक जवाब है, सीएफसी का निम्न में से किसके लिए किया जाता है? किसके लिए किया जाता है? तो सीएफसी जो है वो रेफ्रिजरेटर से आता है ना, तो कहता है सीएफसी रेफ्रिजरेशन के लिए किया जाता है। और एक लास्ट, मिट्टी के कपों में चाय पीने को, देखिए मिट्टी का जो कप होता है उसमें चाय पीने को अधिक बढ़ावा देना पर्यावरण के हित में नहीं है, क्योंकि बताइए इसका क्या कारण हो सकता है? कम कर, इसलिए मिट्टी के कप में चाय नहीं पीना चाहिए, समझे? वो जहाँ पर पड़ेगा ने, वो मिट्टी जहाँ पर पड़ेगा कप वाला, तो वहाँ पर की उर्वरता घट जाती है। वो क्या होती है? घट जाती, फसल में पैदावार में उतना ताकत नहीं रहेगा। ठीक है, तो इसीलिए मिट्टी के कप में चाय पीने के लिए बढ़ावा नहीं मिलता है। समझ में आ गया? तो आप लोग बताइए कि ऑब्जेक्टिव जो है